বছৰৰ বাবে আমি কেইটামান নতুন কাম কৰিব খুজিছোঁ। আপোনালোকক সেই বিষয়ে জনাব খুজিছোঁ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে ৮ম দৰমহা আয়োগ গঠন কৰিছে। ভাৰতৰ কোনো ৰাজ্যই এতিয়ালৈকে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ষ্টেট পে কমিশ্যন গঠন কৰা নাই। কিন্তু আজি আমি অসমৰ প্ৰাক্তন অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব সুভাষ দাসৰ অধ্যক্ষতাত 8th আসাম পে কমিশ্যন কনষ্টিটিউট কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এতিয়ালৈকে ভাৰতৰ কোনো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करा नहीं को धोखा देना है। असम सरकार ने ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अपना पे कमीशन गठित किया हो। अब लोग खुशियां मना रहे हैं, हालांकि मुझे तो ये कोई खुशी वाली बात नहीं लग रही है। अब कह सकते हैं स्टेट्स में सपोज दैट जैसे यूपी है जी, उत्तर प्रदेश क्या करता है कि सेंट्रल जो पे कमीशन है उसी की संस्तुतियों को वो स्वीकार कर लेता है। आमतौर पर ये परंपरा है, सेम टू सेम उनका पे मैट्रिक्स रहता है। कुछ भत्तों में डिफरेंस रहता है, जैसे एचआरए है, एचआरए सिटी के अकॉर्डिंग होता है, अर्बन एचआरए अलग रहेगा, रूरल एचआरए अलग रहेगा, तो वो एक अलग केस है। अदरवाइज यूपी गवर्नमेंट भी मुझे लगता है कि टुकड़ों में तो भत्ते मतलब एरियर नहीं देती होगी। इतना एरियर लोगों का बनता ही नहीं कि उसे 3-3 बार में दे या मतलब इस तरह से टुकड़ों में दे। लेकिन हाँ, कुछ स्टेट ऐसे हो सकते हैं जो एरियर डिले करते हैं। बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हो सकते हैं जो उसी दिन से लागू करें 8CPC को। अभी जैसे आपने खबर देखी होगी कि 3 दिन पहले ही असम सरकार ने, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अपना पे कमीशन गठित किया हो। अब लोग खुशियां मना रहे हैं, हालांकि मुझे तो ये कोई खुशी वाली बात नहीं लग रही है। अपना 8CPC गठित करने का मतलब है कि अपना स्ट्रक्चर बनाना। तो अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो सेंट्रल स्ट्रक्चर से अलग होगा। अलग होगा तो वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा होने के चांसेस तो बहुत ही कम है। मुझे नहीं लगता कि कोई स्टेट ऐसा होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी से बेहतर सैलरी दे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो मुझे ये कोई खुशी वाली बात भी नहीं लगती। जब आपको यूनिफॉर्मिटी रखनी है, पूरे देश के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पे स्ट्रक्चर को अगर समान रखना है, एक देश एक विधान रखना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा पे काम करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पे कमीशन रिकमेंडेशन दे, स्टेट्स को चाहिए कि उसी पे कमीशन के रिकमेंडेशन को, उसी पे स्ट्रक्चर को सीधा सीधा फॉलो करे। क्या ऐसा हो सकता है कि जो भी स्टेट ने, जैसे आपने बताया कि असम ने अपना पे कमीशन निकाला, क्या सरकार, केंद्र सरकार उसको बर्खास्त कर सकती है? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकती। सेंटर दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है जी। ये मुझे समझ में नहीं आया, वही समझ में नहीं आ रहा कि एक ही पार्टी की है तो फिर क्यों अलग बनाया। ये तो मतलब जो है, मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक को मतलब लुक्रेट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कि देखो हम तुम्हारे लिए पे कमीशन का गठन कर रहे हैं, ऐसा पहली बार हो रहा है, इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी बातें बोल करके, और जब उसके ऊपर से कवर हटेगा ना तो फिर उसके अंदर मतलब जो टाफी निकलेगी, है ना। तो वो वही वाला हाल होने वाला है। एक ही पार्टी की सरकार है पूरे देश में, वो लोग असम में भी और यहाँ भी। तो मैं तो यही कहूँगा कि असम के मुख्यमंत्री साहब से, माननीय हिमंता बिस्वा शर्मा जी से, कि आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पे कमीशन को ही फॉलो करो, अलग से बनाने की जरूरत नहीं थी। आप ज्यादा टाइम जबरदस्ती क्यों ले रहे हो? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, उसी पे स्ट्रक्चर को फॉलो कर लो, सब पूरा देश एक जैसा हो जाएगा। कहना चाहेंगे कि सरकार के प्रति जो हमारे पेंशनर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, मेरियल कर्मचारी भी शामिल हैं, उनको कुछ आशंकाएं हैं। सरकार ने काफी कुछ उनको दूर करने का भी काम किया है। हमें नेशनल काउंसिल के माध्यम से भी बात कही गई है कि पेंशनर्स के विषय को सरकार जो है पूरा विचार करेगी और उस पर 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट भी देगा। सरकार उसको लागू भी करने का काम करेगी। दूसरी बात यह है कि 1 जनवरी 2026 से इसको लागू करने का काम भी होगा, ऐसी बात नेशनल काउंसिल JCM में कही गई है। इसके अलावा जो वैलिडिटी क्लॉज है उसको ये कहा गया है कि ये किसी कोर्ट केस की वजह से लाने का काम हुआ है, इसको आगे से इस्तेमाल करने का काम नहीं होगा। हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार के सरकारी कर्मचारी जो है वो देश की प्रगति में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए, बिना सरकारी कर्मचारियों के देश विकसित नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो विकास के पहिए चलाने वाले लोग हैं, विकास को आगे ले जाने वाले लोग हैं, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाए, उनके
दुख दर्द को समझा जाए, उनके साथ कोई अत्याचार और अन्याय नहीं हो। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स संघर्ष के जरिए अपनी मांगों हासिल करना जानते हैं, हमेशा हासिल किया है, भविष्य के लिए भी तैयार है। नेता और मंत्री का लगातार जो है वो पेंशन जो है वो बढ़ता है, बिल पास हो जाता है, लेकिन वहीं पर अगर पेंशनधारी जो जिनका चल रहा है उनका भी बंद कर दिया जाता है, इसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, बंद करने वाला काम तो पीछे अटल जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय हुआ, उसको खुलवाने का काम भी हमें लोगों ने किया और इतनी बड़ी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, उसकी वजह से सरकार को गारंटीड पेंशन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं एक ही बात जानता हूं कि अगर हमारे लोग इकट्ठे रहेंगे, एकता रखेंगे, तो चाहे जिसकी सरकार आए, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, वो निश्चित तौर पर अपना प्रयास करेंगे पेंशन बंद करने का, तनख्वाह कम करने का, कर्मचारी कम करने का। लेकिन अगर हम इकट्ठे रहेंगे, एकता के साथ रहेंगे, तो निश्चित तौर पर जीत जो है वो कर्मचारियों की होगी और सरकार जो है वो जो भी जुल्म करना चाहती है नहीं कर रहा है। पहले की सरकारों के अंदर में पेंशन जो है वो बढ़ाई भी गई थी, तनख्वाह बढ़ाई गई थी, लेकिन जैसे ही अभी इस समय बीजेपी की वर्तमान जो सरकार है इसके अंदर में काट दी जाती है और तनख्वाह भी घटा दी जाती है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं कर पाई है बीजेपी सरकार सरकारी कर्मचारियों के साथ में, लेकिन अगर कहीं ऐसा मन बना रहे होंगे तो उनको अपने ऐसा मन बनाने की बात बंद कर लेनी चाहिए, क्योंकि देश का सरकारी कर्मचारी पूरे तौर पर संगठित है। जिस दिन वो तनख्वाह काटने की बात करेंगे उस दिन गाड़ियां नहीं चलेंगी, बसें नहीं चलेंगी, देश बंद होगा और सरकार जो है वो घुटने पर आकर के सरकारी कर्मचारियों को मांगों को स्वीकार करे। बहुत बहुत धन्यवाद।